हेलो दोस्तों, मैं इलू तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल में, जिसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण का अध्ययन करा रही हूँ। कल हमने अध्ययन करा था स्वरों का, जिसमें हमने स्वरों को भेद और स्वरों के प्रकारों का अध्ययन किया था। तो आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसको बोलने में अत्यंत ही कम समय लगे, जिसको बोलने में हमको अत्यंत कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, अ, ई, उ और ऋ, ये सबसे छोटे वर्ण होते हैं उसके स्वर के, जिनको बोलने में अत्यंत कम समय लगता है। और ऋ को भी बोलने में हमको कम समय इसलिए लगता है क्योंकि ये री से शुरू होता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। दूसरा अपना आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबा। दीर्घ के नाम से ही आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो बड़ा स्वर जो होता है उसको हम दीर्घ स्वर, या जो लंबा होता है उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी जिनमें बड़ा जैसा प्रतीत होता है हमको, वो होता है दीर्घ स्वर। इसमें योजक चिन्ह होता है, यानी ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे बड़ा आ है तो ये दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, एक छोटा आ और एक छोटा आ, इसको मिलकर होता है बड़ा आ। ऐसे ये बड़ी ई है, ये भी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, छोटी ई प्लस छोटी ई, इसको मिलकर बनी है बड़ी ई। तो ये दो चीज़ों से मिलकर यानी योजक चिन्ह के द्वारा जो बना हुआ होता है वो दीर्घ स्वर होता है। तीसरा स्वर जिसके उच्चारण में इन दोनों से भी ज़्यादा समय लगता है, वो होता है प्लुत स्वर, यानी जो खींच के बोला जाता है, जिसमें तिगुना समय लगे। इसमें इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको दोस्तों, ये आ का अवग्रह है, यानी ये आ का अवग्रह शब्द है, ये चिन्ह के द्वारा आ को प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको आ खींच के बोलते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल है जैसे ए, ओम, इसमें हम जो खींच के जो बोलते हैं वो होता है प्लुत स्वर। अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रकार पढ़ते हैं स्वरों का, वो है ओष्ठ के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण आता है ओष्ठ, यानी हमारे होंठ की आकृति के आधार पर। तो पहला आता है व्रतमुखी। व्रत का अर्थात होता है गोल। व्रत का मतलब क्या होता है? एक गोल घेरा, यानी जिस शब्द को बोलने में हमारे होंठों का आकार गोल हो जाए वो होता है व्रतमुखी। हमारे होंठ का आकार गोल हो जाए वो हो जाएगा व्रतमुखी। एग्जाम्पल देखिए आप, ऊ, आप इसको बोल के भी देख सकते हैं, ऊ ऊ, हमारे होंठों का आकार कैसा हो गया है? गोल हो गया है, तो ये हो गया है आपका व्रतमुखी। दूसरा आता है अव्रतमुखी, यानी जिसमें हमारा होंठों का आकार गोल नहीं होता है, वो होता है अव्रतमुखी। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आ, ई, ऋ, ए और ऐ, ये हो गया अव्रतमुखी, यानी इसमें हमारे होंठों का आकार गोल नहीं हुआ या नहीं बदला। अब तीसरा आता है मुख खुलने के आधार पर। हमारा मुख किस प्रकार खुल रहा है, हमारे मुख से उच्चारण कैसा निकल रहा है, कैसे, ये हम इसमें तीसरे में अध्ययन करेंगे। मुख किस प्रकार खुलता है। पहला आता है संवृत, यानी मुख को कैसे खुलने में कैसे क्या समय लग रहा है, पहला ये। तो संवृत का अर्थ है सबसे कम समय लगना। सबसे कम समय लगना हो गया है संवृत, सबसे कम मुंह खुलना। संवृत में हमारा सबसे कम मुंह खुल रहा है, ई उ ऋ। आप इसको बोल के देख सकते हैं, इसको बोलने में बिल्कुल हमारा मुंह जरा सा खुलता है और जरा सा ही इसमें समय लगता है, तो ये हो गया संवृत, यानी सबसे कम मुंह खुलना, जरा सी देर में आप इस शब्द को बोल पाते हैं, ई उ ऋ। आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, ई उ ऋ। आया अर्ध संवृत। अर्ध संवृत जिसमें संवृत से भी कम समय लगना, संवृत से भी सम, यानी आप इन शब्दों से भी जल्दी उसको बोल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ओ और ए, ओ ए बोल के देखिए आप, कितना कम समय लगता है, ओ ए, इसमें संवृत से भी कम समय लगता है। तीसरा आता है आपका विवृत। तीसरा हमारा विवृत जो है, उसमें उसको बोलने में हमारा मुख ज़्यादा खुलता है और समय भी ज़्यादा लगता है। जैसे आ, इसको याद करने में दोस्तों आपको बिल्कुल समय नहीं लगे, क्योंकि इसमें बस एक ही शब्द आता है बड़ा आ। इसको बोलने में आप बोल के देख सकते हैं, आ, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है और एक ध्वनि सी निकलती है, आ। अब आता है
अर्धविवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत में विवृत से कम मुंह खुलता है, विवृत से कम मुंह खुलता है अर्धविवृत। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आ, आई और औ, इनको बोलने में विवृत से थोड़ा सा समय अधिक लगता है, इसलिए ये विवृत हैं। तो मुख खुलने के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या होती है 4, समवृत, अर्धसमवृत, विवृत और अर्धविवृत। हमारी जो वीडियो है दोस्तों, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये आने वाले एग्जामों में आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अब हम अपने चौथे पॉइंट पे आते हैं, जिसमें आएगा जीभ के किस भाग से उच्चारण हो रहा है। चौथा आता है कि हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमारी जीभ की किस वाले भाग का उपयोग हो रहा है, आगे, बीच में, पीछे, दाएं बाएं, ऐसे करके। तो सबसे पहले आता है अग्र, यानी जिसको बोलने में हमारी जीभ के आगे के भाग का यूज होगा वो हमारा आएगा अग्र स्वर। आप बोल के देखिए, आ, ई, ए, यानी जो हमारी जीभ को जो आगे की जो जगह है उसका यूज होता है इन शब्दों को बोलने में। आपको बोलने से ही पता चल जाएगा। जैसे आप कंफ्यूज होते हैं कभी, जैसे आ जाता है औ आ जाता है, आ जाता है, तो आपको समझ नहीं आता है कि यार ये किस वाले भाग से उपयोग हो रहा था। आप उसको बोल के देखिए, आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारी जीभ के आगे के भाग का उपयोग हो रहा है। ऐसे ही आप बोलेंगे ई, ए, जिसमें हमारी जीभ का जो आगे का हिस्सा है उसके द्वारा बोला जाता है। दूसरा है मध्य, मध्य, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड आता है, वो है आ। इसको आप आराम से बोलिए, आपको पता चलेगा आपको लगेगा कि हाँ, हमारी जीभ का जो बीच वाला भाग है उसके उपयोग से हम आ का उच्चारण कर सकते हैं। और अब तीसरे नंबर पे है पश्च, यानी जीभ के पीछे वाले हिस्से का उपयोग होना। तो ये है ऊ, ओ और औ। बोल के देखिए जरा आप, ऊ, औ, ओ। अब हमारी जीभ के पीछे वाला हिस्सा इसमें उपयोग होता है, इसलिए ये पश्च भाग से उपयोग में आता है। तो जीभ के उच्चारण के आधार पर हम देखते हैं कि शब्दों का 3 प्रकार से वर्गीकरण हुआ, अग्र, मध्य और पश्च। आप इसको बोलने के बाद अब पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ से, कौन से भाग से उपयोग होता है। 5वें नंबर पे दोस्तों अम और आहा, इनको स्वरों के संज्ञाओं में नहीं रखा गया है क्योंकि ये स्वर नहीं है और ना ही ये व्यंजन है, इसलिए अम आहा को अयोगवाह शब्द कहा गया है। क्या कहा गया है? अयोगवाह। अम और आहा जो हैं ये अयोगवाह शब्द हैं, यानी ये ना स्वर में है ना व्यंजन में है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि उच्चारण की उत्पत्ति हमारे मुख में कहाँ हो रही है, उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला आता है कंठ, यानी जिसको बोलने में हमारे गले का यूज हो, गले का उपयोग हो, कंठ, कंठ से स्वर निकले। ये आ और आ, जिसको बोलने में ये स्वर हमारे गले से निकलता है। आप गले को बंद करके इसका स्वर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये आ गया आ और आ। दूसरा आता है होंठ या ओष्ठ, जिसको उच्चारण करने में हमारे होंठों का उपयोग होता है। करके देखिए आप, ऊ और ऊ, बगैर होंठ के आप ऊ और ऊ नहीं बोल सकते। इसी प्रकार तीसरा आता है तालु, तालु यानी हमारे मुख का ऊपरी भाग। तो ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई को बोलने में हमारे तालु का उपयोग होता है। जैसे आप ऊ को बोल के देखिए, ऊ यानी हमारी जीभ तालु से नहीं टकराती ऊ में, तो ये होंठ का हो गया, जिसको बोलने में हमारे होंठों का यूज होता है, जीभ को इधर उधर नहीं हिलाना पड़ता है। और तालु के उपयोग में हमारी जीभ को हमारे ऊपरी, मुख के ऊपरी हिस्से से टकराना होता है, इसलिए ये छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण तालु से होता है। चौथा आता है मूर्धा, यानी जिसमें हमारी जीभ पलट जाती है, इसको हम बोलते हैं, जैसे आप बोल के देखिए रिर, रिर को हमारी जीभ थोड़ा जोर देकर बोलेगी, इसलिए ये मूर्धा में आता है। और पांचवा आता है दंत, यानी जिसको बोलने में हमारे दांतों का उपयोग हो। तो स्वरों में कोई सा भी ऐसा स्वर नहीं है जिसको बोलने में दांतों का उपयोग हो, इसलिए इसमें आ गया कोई नहीं। अब एक मेन पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे आता है कंठ तालु। ए और जो ऐ हैं, ए और ऐ, इनमें गले और हमारे मुख के ऊपरी भाग का उपयोग होता है, गले से और तालु से इनका स्वर निकलता है, इसलिए ये कंठ तालु में आते हैं। और एक होता है कंठ ओष्ठ, ओ और औ, इनको बोलने में गले के साथ साथ हमारे होंठों का भी उपयोग होता है, इसलिए ये हो गया है कंठ ओष्ठ। तो दोस्तों आज हमने स्वरों का पूर्ण तरह से वर्गीकरण कर लिया है। आप इस वीडियो को देखिए और आने वाले एग्जामों में मेरी मदद लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।